ठीक है, पायल आप बताओ। सर इसका आंसर डी है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, इसका आंसर डी है। ठीक है, तो किसी को लगता है ये आंसर गलत है तो वो बताए, अदरवाइज फिर हम समझते हैं। कोई और आंसर देना चाहेगा इसके अलावा? किसी को लगता है कोई इसमें से ऑप्शन डी के अलावा कोई और सही है? नहीं। ठीक है, तो हम बेटा एक एक ऑप्शन को आपको समझाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा था न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना। न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसके बारे में बात करता है? जब मैं आपको मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक समझा रहा था तो मैकेनिक्स की बातें हो रही थी, तो बता रहा था ना कि रिजिड बॉडी होती है यस ये, सर। है ना। न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसके बारे में बात करता है? मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज के बारे में। तो ये हमारा ऑप्शन सही हुआ क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता करना है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिनोमेना के बारे में। इसके बारे में पता करना है, लेकिन रिजिड बॉडी के बारे में बात करता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स किसके बारे में बात करता है? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं बेटा, बताएगा कोई? हाँ, लिक्विड। कंचन आप बताओ बेटा। सर लिक्विड। और सर गैसेस। गैसेस। तो इन दोनों की एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वो क्या होगी? वैभव आप बताओ बेटा। दोनों क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी है लिक्विड फ्लूइड्स की, क्या प्रॉपर्टी है? आयुष आप बता दो। नॉट डेफिनेट शेप। नो डेफिनेट शेप, ठीक है। अमर आप बताओ। एक एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी वो, ये दीज कैन फ्लो, है ना। ये फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड भी गैसेस भी, ठीक है। उसी के बेसिस पे नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट साइज, वो सब आएंगे। तो फ्लो अगर कोई चीज करेगी तो उसको फ्लूइड बोलेंगे, और फ्लूइड्स की स्टडी किस में आती है? फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक। आया अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑप्शन सी को देखते हैं बेटा। सी ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है हमारे पास? अप्लाइड मैकेनिक्स, है ना। ये किसके बारे में बात करता है? फोर्सेस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन डी बचा। ठीक। इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे कि अगर हमें ये नहीं पता कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, बट हमें ये तो पता है ना फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, या ये भी पता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होता है, और ये भी पता है अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। तो हमने इनको एलिमिनेट कर दिया तीनों को, तो ऑप्शन डी बच गया। तो इस हिसाब से भी ऑप्शन डी सही है। और दूसरा ये कि हमने जब आपको ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक बताया था, तो ये भी बताया था कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक चीजों के बारे में बात करती है, यानी कि एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिनोमिना, है ना। तो ये यहाँ पे बताया था, अगर किसी को ये याद रहे तो इस तरीके से टिक मार दो ऑप्शन डी पे, जैसे आपने बताया होगा बेटा। अदरवाइज हमें ये तीन एलिमिनेट करके हम ये कर सकते हैं एलिमिनेशन से भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। जिन जिन ने भी ऑप्शन डी सोचा था या बताया था वो आप सब लोग सही है, वेरी गुड। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, ये इजी है, इसमें हैंड रेज करिए, मैं आपके नाम लूंगा, फिर आप बताइए। कुछ नए बच्चे भी आओ यार। बेटा आवाज आ रही है क्या मेरी? लोग पार्टिसिपेशन कम हो गया आप लोगों का। स्ट्रेंथ अच्छी है, 56 लोग आए हैं। बेटा एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, अमर नहीं, पायल डांगे। बेटा आप अपना जो गूगल मीट है ना उसमें नाम चेंज कर दो। मेरे को अमर ही दिखता है इधर, तो मेरे को याद रखने में एकदम से दिक्कत आती है। पायल याद रह जाएगा, अगर आप बहुत बार आंसर बताओगे तो मुझे याद हो जाएगा, मैं पायल ही बोलूंगा फिर। ठीक है पायल, अभी आप ही बताओ, इसका आंसर बताओ। गरिमा आप बता दो यार। सर माय नेम इज कनिका। कनिका, हाँ कनिका बेटा आप बताओ। सर एटॉमिक फिनोमिना। एटॉमिक फिनोमिना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसके बारे में बात नहीं करता, है ना। या न्यूटोनियन मैकेनिक्स किस चीज को नहीं समझा सकता? एक्सप्लेन का यही हुआ ना, कि विस्तार नहीं कर सकता या उसके बारे में समझा नहीं यस सकता। सर। ठीक। तो फॉल ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ, ये किसके अंदर आता है?
ग्रेविटेशन है ना, Yes, sir. Gravitation. ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यस तो न्यूटोनियन आ गया। तो ये ऑप्शन तो हमारा मतलब इसके बारे में बात करता है, तो ये ऑप्शन एज एन आंसर ये गलत हो गया, मतलब ये कुड नॉट एक्सप्लेन पूछा है ना यहाँ पे, Yes, तो कुड sir. नॉट बट एक्सप्लेन करता है, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं इस ऑप्शन को। ऑप्शन बी बचा एटॉमिक फिनोमिना, इसको भी छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी में मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, इसके बारे में कौन एक्सप्लेन करता है ये बताओ, निशा आप बताओ। Sir. शालिनी आप बता दो। कुछ कुछ बच्चों का अभी भी इंटरनेट का इश्यू काफी चल रहा है, कोई बात नहीं, रिजोल्व होगा बेटा। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, किसी और को पता है, किसी और स्टूडेंट को पता है तो बता दीजिए, कौन से लॉज होते हैं जो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स को गवर्न करते हैं। सर Sir, गैलीलियो Kepler's law. Kepler's law. केप्लर्स लॉ। Yes. जिन जिन स्टूडेंट ने बताया बेटा बिल्कुल सही हो आप, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस। 3 लॉ होते हैं, एरिया लॉ और ये सब एंगल लॉ, ये सब होते हैं, है ना, आपको याद होगा, हम पढ़ेंगे तब आएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। केप्लर्स लॉ। चौथा बचा फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स, ये कौन गवर्न करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। हाँ स्नेह, स्नेह सुमन आप बता रहे थे कुछ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कोई और बच्चा बता दो। Yes. अर्पिता आप बता दो। सर न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ, लॉ हाँ वो भी बोल सकते हैं, थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा कंजर्वेशन पूछ रहा हूँ बेटा, लॉ तो चलो मान लो थर्ड लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, Linear momentum. Sir, लीनियर मोमेंटम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और थर्ड लॉ इन्होंने बताया कि जैसे रॉकेट है, मानो ये रॉकेट है, ये ऊपर जा रहा है फ्लाई करते हुए, तो इसमें नीचे जो गैसेस निकलेंगी, गैसेस नीचे फोर्स लगाएंगी तो वो रॉकेट के ऊपर ऊपर फोर्स लगेगा, तो थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट कंजर्वेशन किसका होगा, लीनियर मोमेंटम का। तो हमारा ऑप्शन जो था, क्वेश्चन ही भूल गया मैं इतना पढ़ते टाइम, न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसके बारे में बात नहीं करता, लीनियर मोमेंटम के बारे में भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स बात करता है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और मूवमेंट ऑफ प्लेनेट, केपलर लॉ भी हमारे न्यूटोनियन लॉज पे बेस होते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब एलिमिनेशन से भी ऑप्शन बी आंसर सही आ रहा है, और सीधा सीधा अगर किसी को याद है तो भी ठीक है, क्योंकि एटॉमिक फिनोमिना के बारे में कौन बात करता है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स है वो एटॉमिक के बारे में, अगर सीधा ये याद है तो सीधा बी टिक करे और आगे बढ़ जाओ, है ना। एग्जाम में ये इतना नहीं समझना, बस अभी समझना है ताकि आपको याद रहे, तो बी पे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे सीधा, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। ऑप्शन बी सही है, आपने बिल्कुल सही बताया था बेटा, वेरी गुड, ठीक है। अभी वाई फिजिक्स, देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया उस चीज के बारे में आपको एक बार रिकैप्चुलेट भी करा देता हूँ, ताकि बच्चे भूल गए होंगे आप में से कुछ कुछ। देखो ओरिजिन ऑफ साइंस के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। फिर हमने 3 वर्ड देखे थे कि एक चीज होती है लॉजिक, एक रीजनिंग और एक एक्सपेरिमेंटेशन। फिर इसके बाद था, क्या था इसके बाद, साइंटिफिक मेथड, जिसमें हमने देखा था कि लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद 4th स्टेप आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, और जिसका आउटपुट होता है इस तरीके की कुछ इक्वेशंस, ठीक है, ये देखा था। इसके बाद आए आगे कि फिजिक्स क्या है, हमने फिजिक्स की डेफिनेशन को स्टडी किया था, या मैंने आपको बताया था कि फिजिकल है, फिजिकल वर्ल्ड है, फिर ये समझा था कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है। फिर हमने 5 सेंसेस की बात करी थी कि 5 सेंसेस के अंदर जो दिख जाए, सुन जाए या महसूस कर पाए वो फिजिकल वर्ल्ड है, और अगर फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज है तो उसको हम फिजिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। फिर हमने स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करी थी कि फिजिकल वर्ल्ड इतना विस्तार है, इतना एक्सपेंडेड है, इतना अनलिमिटेड है, तो फिजिक्स का स्कोप भी हमारा अनलिमिटेड है, हमने ये बात करी थी, विदाउट एनी बाउंड्स फिजिक्स का स्कोप की बात करी थी। फिर ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बारे में बात किया था कि अगर हम माइक्रोस्कोप लगा के बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक हो गया, और अदरवाइज अगर उससे ऊपर लेवल पे बात करें तो मैक्रोस्कोपिक हो गया, ये समझा था। फिर इसके बाद हमने चैप्टर्स देखे थे कि मैकेनिक्स ये मैक्रोस्कोपिक में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स भी मैक्रोस्कोपिक में आएगा। इसके बाद आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये भी मैक्रोस्कोपिक में आएगा। फिर आया था कि ये माइक्रोस्कोपिक में क्वांटम फिजिक्स आया था, ठीक है। एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल पे आए बात तो माइक्रोस्कोपिक, और उसका एक एग्जांपल है क्वांटम फिजिक्स।
ये हमने देखा था। इसके बाद स्कोप देखा था कि इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मास, इतने स्मॉल लेंथ से लेके लार्ज लेंथ तक, वेरी वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ टाइम से लेके वेरी वेरी लार्ज यूनिट्स ऑफ टाइम तक, और सेम मास के टर्म्स में। इतना इसका अनलिमिटेड स्कोप है फिजिक्स का, ये हमने बात करी थी। फिर अभी ये क्वेश्चन आपसे कराया क्वांटम मैकेनिक्स का, इसके बाद हमने ये सेकंड क्वेश्चन किया ये वाला, और अब हम आगे आ गए व्हाट व्हाई फिजिक्स। अभी देखो स्कोप के बारे में बात हो गई, फिजिक्स के बारे में बात हो गई, तो अब आप ये बताओ कि फिजिक्स क्यों, फिजिक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए। हाँ बेटा बोलो, निशा आप बताओ। सर क्योंकि फिजिक्स सब में काम, मैथ में भी और केमिस्ट्री में भी। एप्लीकेशन है, एप्लीकेबल है मैथ और केमिस्ट्री या कहीं भी, सर कहीं भी। है ना। तो इसका एक आउटपुट क्या आया कि स्कोप अनलिमिटेड है। और बताओ बेटा, और बताओ। ईशा आप बताओ, इसी था। सर ताकि हम नेचुरल फिनोमिना को जान सके। नेचुरल फिनोमिना को जान सके। ये रिपीट तो नहीं हो रहा, कल मैंने पढ़ा तो नहीं दिया था ये आपको। नो सर। नहीं पढ़ा है, ठीक है बेटा। एक्चुअली मैं ना 3-4 बैचेस ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा कि आपको मैंने पढ़ा दिया ये वाला। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इसके अलावा संतोष वर्मा, बेटा आप बताइए, संतोष वर्मा नाम से आपने ज्वाइन किया है। शगुन धीमान, सर नेचर को समझने के लिए कि नेचर कैसे काम करता है। हाँ वो तो बेटा लिख दिया ना, नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए। उसके अलावा बताइए। पायल बताइए। सर हमें इसके बारे में पता चलता है कि दुनिया में कैसे काम होता है। दुनिया में मतलब कि हाउ, हाउ क्या क्या लिखूं, डेली लाइफ लिखूं, या आपका मतलब डेली लाइफ से है या दुनिया वर्ल्ड से है। तो नेचुरल वर्ड वर्ल्ड तो बेटा नेचर ही हो गया ना, जो हमारे आसपास की सर चीजें सब डेली नेचर लाइफ के। से भी डेली लाइफ भी हो सकती है ना। हाँ डेली लाइफ भी हो सकता है बिल्कुल, कि हमारी डेली लाइफ में क्या क्या है, और मोस्टली उसको हम इजी भी बना सकते हैं ना, टू मेक आवर डेली सर, लाइफ इजी, इसलिए सर पढ़ और सकते हैं। कौन हाँ गरिमा बोलो बेटा। सर और कौन सा काम कैसे हो रहा है ये भी जानने के लिए हम। कौन सा काम कैसे हो रहा है, बिल्कुल, कि अगर हमारे डेली लाइफ में अगर कुछ काम हो रहा है तो डेली लाइफ एक्टिविटी में उसके बैकग्राउंड को जानने के लिए, यस सर। है ना। कि अगर हमारा पंखा चल रहा है, अगर हमारा कंप्यूटर चल रहा है, फोन चल रहा है, या फिर कोई भी और इक्विपमेंट चल रहा है, तो उसके बैकग्राउंड में क्या एक्चुअल में क्या हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा फिनोमेना लग रहा है, यही बात थी ना आपका। यस सर। ठीक है, और ऐड कीजिए बेटा। कंचन आप बताइए। सर फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें होती हैं उसे उन्हें जानने के लिए। हाँ बेटा ये तो आ गया, देखो फिजिकल वर्ल्ड में डेली लाइफ का भी है, डेली लाइफ नेचुरल फिनोमेना, और सोचिए और सोच के बताइए। वैभव आप बताइए। सर ये हमें बताती है कि मतलब एटम और एटम से लेकर यूनिवर्स तक की मतलब स्टडी कराती है हमें। बिल्कुल, एटम से लेके यूनिवर्स तक की हमें स्टडी कराती है। ये चीज हमने देखो देखी थी यहाँ पे स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर। स्केल ऑफ लेंथ में देखेंगे 10⁻⁻14 से लेके 10⁻26 तक, ये वाली बात बताई है अभी वैभव ने। ठीक है, और बताइए बेटा। ये सैंडल गर्ल किसने ज्वाइन किया है, ये बताइए बेटा, नाम बताइए फिर आंसर बताइए। ठीक है, आप जिन्होंने भी हैंड रेज कर रखा है कोई भी आंसर बताते रहिए आप। सर अपना टेक्नोलॉजी को करियर बनाने के लिए। अपना करियर बनाने के लिए। कैरियर बनाने के लिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, अपना कैरियर बनाने के लिए। बनाने। हम्म, अरे यार हाँ, समझ लो इसको कैरियर, ये हाँ कैरियर बनाने के लिए। और किट्टू दिमान। सर ये हमारी सोसाइटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। ये हमारी सोसाइटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। तो मैं एक और टर्म लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लिख दूं।
यस सर। है ना। टेक्नोलॉजी सोसाइटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट भी करती है, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में भी और अदर लाइफ प्रोसेसेस के टर्म्स में भी। तो आपने 2 पॉइंट बोल दिए एक तरीके से, है ना। अदर लाइफ प्रोसेसेस में क्या आएंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ, लाइक हमारा हार्ट भी बीट कर रहा है तो हमारी वेन्स में और आर्टलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो उसको क्या गवर्न करेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स गवर्न करेगा, नहीं बेटा। यस सर। और यस अगर हम सर। अभी हम अगर हमें फीवर आ जाए तो हमारा टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा, उसको मेजरमेंट करेंगे या वो किस में आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में, यस सर। यस है सर। ना। तो ये सब चीजें डेली लाइफ भी, लाइफ प्रोसेसेस भी और टेक्नोलॉजी सब मिल मिला के फिजिक्स के स्कोप में आती हैं, तो इसलिए हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए। देखो अभी इन सब का ना 4 पॉइंट में आ जाएगा, जो मैंने हेलो बोला था इधर, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट था, ये पॉइंट किसी ने नहीं बोला कि हम क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का हमने आंसर था ना कि टू नो, याद है किसी को कि फिजिक्स का लैटिन, है ना, फिजिक्स का मतलब क्या था इंग्लिश में, टू नो। फिजिक्स का डायरेक्ट मतलब ही था टू नो, कि कुछ जानने की इच्छा। अगर हमें जानने की इच्छा है, इसका मतलब हमारी क्यूरियोसिटी है, हमारे अंदर जिज्ञासा है कि हम कुछ जाने, तो टू नो है उसका मतलब। तो ये टू सेटिस्फाई अवर क्यूरियोसिटी, ये हमारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स हो सकता है। फिजिक्स को पढ़ने का एक्साइटमेंट सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना भी हो सकता है। उसके बाद एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉ। अब मैंने आपको बताया था कि स्कोप बहुत वाइड है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मास, है ना। तो जब फिजिकल वर्ल्ड इतना बड़ा है और उस पूरे के पूरे फिजिकल वर्ल्ड को अकेला स्टडी कर सकते हैं हम फिजिक्स के अंदर, तो ये एलिगेंस हुआ ना, एलिगेंस, इसकी विराटता हुई, फिजिक्स की हमारी विराटता हुई सब्जेक्ट की, कि इतना लार्ज सब्जेक्ट है, इतना इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। ये भी हमारा मोटिवेशन हो सकता है टू स्टडी फिजिक्स। इसके बाद प्रिडिक्शन, कि प्रिडिक्शन करने के लिए, ठीक। और एक हो गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जैसे आप लोगों ने बताया था कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हो गया, डेली लाइफ हो गया, डेली लाइफ। इसके अलावा आपने बताया था, और क्या बताया था, नेचुरल फिनोमिना, है ना। नेचुरल फिनोमिना भी बोल सकते हैं कि कई नेचर के फिनोमिना इस पे डिपेंड करते हैं कि आग हम जलाते हैं तो क्यों जलती है, नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। अब आया प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में कोई हेल्प करेगा, प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं हम फिजिक्स को पढ़ के, बताओ बेटा। माइक ऑफ करो और बताओ, माइक ऑन करो, बताओ। कोई भी बताओ बेटा जिसको आंसर लग रहा है कि प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होगा। वैभव बताओ बेटा। सर प्रेडिक्शन मतलब कि अंदाजा लगाना, जैसे कि हम वेदर का वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वेदर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग ना। उसके अलावा प्रिडिक्शन का मतलब निशा देवी, सूर्यांश, धातु, सब बताओ। नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। सूर्यांश दोबारा रिपीट करेंगे आप। नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, हाँ वो ठीक है, बट प्रिडिक्शन, ओके। आप उसमें जा रहे हो क्या, एस्ट्रोलॉजी वगैरह की साइड से बता रहे हो वैसे। चलो ठीक है, कोई नहीं। नॉलेज ऑफ यूनिवर्स वो तो बेटा फिजिक्स का ही पार्ट हो गया एक तरीके से। प्रिडिक्शन बताइए। चलो वेदर बताया इन्होंने, एक चीज और बताओ, अगर मैं इस पेन को सर गिराऊंगा तो क्या होगा। हाँ गरिमा बोलो बेटा। सर अर्थक्वेक का भी पता चल सकता है। अर्थक्वेक का भी कभी पता चल सकता है, ठीक है। शिवानी बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको। शिवानी आप लास्ट बताइए, फिर मैं बताता हूँ। सर मतलब अगर पेन नीचे गिरेगा तो क्या होगा? हाँ अच्छा, हाँ बताओ ना, पेन छोड़ूंगा तो क्या होगा इसको। तो नीचे सर गिरेगा। सर ये नीचे गिर जाएगा। तो अभी आपने प्रिडिक्शन ही तो किया इसके बारे में, पेन गिरा थोड़ी था, मैंने तो पकड़ा था खाली, बट आपने बताया कि सर छोड़ोगे तो नीचे गिर जाए। यस सर। तो आपको पता कैसे चला, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है, आपको ये पता है कि ग्रेविटी नीचे लगती है, इसलिए आपको पता चला कि ये पेन नीचे गिर जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। आपने और चीजों को गिरते हुए देखा है, ठीक है। इसके अलावा आपके फोन की अगर बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा। चार्जिंग सो पे फोन ऑफ हो जाएगा। हाँ फोन ऑफ हो जाएगा, वो सीधा सॉल्यूशन दे रही है निशा कि चार्जिंग पे लगा देंगे, सर बिल्कुल सही है, बट पहले फोन ऑफ हो जाएगा अगर बैटरी खत्म हो जाए। तो इससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बंद हो जाएगा ना फोन के सर्किट्स में,
तो फोन ऑफ हो जाएगा। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे 12th में। तो ऐसे ही हम फिजिक्स को पढ़ते रहते हैं, तो हमें बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना और उन सब के बारे में पहले तो एप्लीकेशन का पता चलेगा, इसके बाद हम उसके बारे में प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे ये चीजें होंगी। जैसे अगर कोई मेरे को बताएगा कि कल सूर्य उदय होगा क्या, विल द सन राइज टुमारो, यस सर। तो आपको Yes, कैसे yes, पता sir. चला? यस सर। कैसे पता चला? कैसे पता चला? वेदर देख के। सर वेदर वेदर हाँ, आपने प्लेनेटरी मोशन पढ़ा होगा, केपलर्स लॉ पढ़ा होगा, या और भी प्लेनेटरी मोशन पढ़ा होगा, या फिर छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि सोलर सिस्टम होता है, उसके अराउंड अर्थ के अराउंड, जो सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स इन्वॉल्व करते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। वो कहाँ पे पढ़ी आपने? फिजिक्स में ही पढ़ी। तो इन सब का एक आउटपुट आया कि आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। तो ये वाले हमने जो आप एग्जांपल लिए, तो वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल्स है, बट इन रियल लाइफ और एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट में ऐसा ही होगा कि आप अलग अलग तरीके के प्रिडिक्शन कर सकोगे, ताकि आप एक बेटर लाइक उसमें जब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें आप एक्यूरेट प्रिडिक्शंस से कंडीशंस को रूल आउट करके एक बेटर अप्रोच रख सकते हो किसी भी चीज के डेवलपमेंट में। ठीक है बेटा, चलो अब आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। कोई फर्स्ट लाइन पढ़ेगा? यस सर। Yes, sir. हाँ पढ़ो बेटा, टेंशन आप पढ़ दो। Need for technology lead to development of physics. अब तुरंत कोई इसका सॉल्यूशन, निशा आप बताओ इसका मतलब क्या हुआ? सर जो टेक्नोलॉजी है ना वो डेवलपमेंट होती है फिजिक्स में। ठीक है, कोई और बताएगा? सर जो टेक्नोलॉजी की नीड्स होती है वो फिजिक्स को डेवलप करती है। हाँ ठीक है, नीड जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की नीड है ना हमारी, उससे क्या होगा कि फिजिक्स की डेवलपमेंट होगी, लीड यस टू सर। डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो आपको पास वाले शहर में जाना हो, तो आप किस चीज में जाओगे? एक इंजन में, है ना, किसी मोटर व्हीकल में बैठ के जाओगे, उसमें क्या लगा होगा? एक इंजन लगा होगा। तो वो रिक्वायरमेंट थी ना हमारी कि हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना था। पहले के टाइम में क्या थे, लोग बैल यूज करते थे, घोड़ा यूज करते थे, और छोटे छोटे एनिमल्स यूज करते थे, जो भी जहाँ पे पहाड़ों में या यूज करते थे लोग। तो पहले वो ये यूज करते थे, बट जैसे ही फिजिक्स की डेवलपमेंट हुई या टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हुई कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, हमें थोड़ा और तेज जाना है, हमें थोड़ा और एडवांस कंडीशंस में जाना है, या फिर, तो उनकी वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हुई, और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट की जो नीड थी उससे हमें फिजिक्स की डेवलपमेंट हुई। जैसे आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यही था ना यस जो सुना सर। होगा। हाँ, तो जब जब हमें आवश्यकता हुई किसी चीज की, तो उससे आविष्कार हुआ। या फिर हम स्टोन एज में जाएं, तो फायर की भी इन्वेंशन हुई ना, एक तरीके से फायर की डिस्कवरी हुई होगी, फिर उसको इन्वेंशन किया होगा कि भाई ऐसे लकड़ियां घिस के ऐसे, या फिर पत्थर को आपस में घिस के फायर को प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। तो ये भी उनको नीड थी, बेसिक टेक्नोलॉजी हुई ना कि फायर पता करनी, तो उससे उन्होंने फिजिक्स की या फिजिकल लॉज को स्टडी किया, फिर ये सब चीजें डेवलप हुई। सेम इंडस्ट्रीज है, आपके घर के आसपास भी होंगी कुछ कुछ, आप दिल्ली वगैरह आओ तो आपको और दिखेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके अलावा वाईफाई है। देखो वाईफाई का डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट थी ना कि हम लोग क्लास ले सके, कनेक्ट कर पाए, तो धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई उसके रिगार्डिंग। जैसे अभी वाईफाई में आपको बताया मैंने कि क्वांटम फिजिक्स है ना, एटॉमिक लेवल पे जब बातें हुई तो क्वांटम फिजिक्स की बातें हुई। आ गया भाई, हाँ ये रहा। तो जब हम यहाँ थे, कहाँ थे, ये वाला जो ये बता रहा था मैं आपको कि माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना को स्टडी करके हमने ये डेवलपमेंट किया, डिजिटल सारा न्यूक्लियस और एटॉमिक फिनोमिना पे। इसके बाद आगे आते हैं, ठीक है, ये था। तो ये आया समझ कि टेक्नोलॉजी की जब हमें रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिजिक्स की डेवलपमेंट उससे होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड। ये इसका बिल्कुल उल्टा है, कोई और बताएगा मेरे को? पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर मतलब भी आप ही बताएंगे। आइए आइए बेटा, हैंड रेज कीजिए। हाँ शिवानी आप बताइए। So physics leads to invention of new technology. हाँ बताइए, अब मतलब बताएगा इसका कोई। अ, अभी अमर का नाम भूल गया मैं, इसी था शायद। आप बताइए बेटा। अमर,
कोई भी बता दीजिए, गरिमा आप बता दीजिए। सर जो फिजिक्स है वो न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली पहले था कि टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी तो फिजिक्स डेवलप हो गई उससे, और फिजिक्स के डेवलपमेंट से नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है ना, नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती रहती है। जस्ट उसका उल्टा है, sir. जैसे हमें एटम का पता चला तो हमने एटम बम बना लिया, एटम बम बनाया तो उसके बाद एटॉमिक पावर प्लांट बना लिया, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो पाई, है ना, यस सर। ये एटॉमिक एनर्जी। उसके बाद जब हमें न्यूक्लियस का पता पड़ा तो हमने सब एटॉमिक फिनोमेना को भी कैप्चर कर लिया, इससे हमने एक सीपीयू बना लिया। उस सीपीयू से हमारे बहुत सारे डिवाइसेस बन गए, कंप्यूटर बन गया, फोन बन गया, रेडियो बन गया, है ना, ट्रांजिस्टर बन गए, ये सब चीजें बन गई। तो वो क्वांटम फिजिक्स, अगर क्वांटम फिजिक्स में ये डिस्कवरी नहीं होती, है ना, तो हम ये इन सब चीजों तक, इन टेक्नोलॉजीज तक नहीं पहुंच पाते। बट क्योंकि ये डिस्कवरी हुई, इसलिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज को पा पाए या फिर डेवलप कर पाए। सीपीयू है, लैपटॉप है, इन सब चीजों, ठीक है। अब आएंगे एक्चुअल स्टडी पे। ये तो था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस। अब बताइए क्या क्या फंडामेंटल फोर्सेस है, अगर किसी को याद है तो बताइए, अगले से सर, तुरंत मैं देखेंगे, बताऊं? एक दो आंसर लूंगा बस। हाँ बताओ बेटा। सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन, और सर, बताइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और फोर्स। मैकेनिकल फोर्स। strong force, वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैकेनिकल, मैकेनिकल फोर्स, न्यूक्लियर, वीक वीक, force, वीक स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग, और बताइए। सर और भी है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा? ये लिखती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। sir thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में होगा क्या? नहीं, थर्मोडायनेमिक्स तो फोर्सेस बेटा, फंडामेंटल फोर्सेस। मैग्नेटिक आ गया ना, ग्रेविटेशन आ गया, मैकेनिकल, बस इतने ही आप लोगों ने लगभग सारे बता दिए, ठीक है। अब देखो, चार टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। नंबर 1 ये किसने बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, बिल्कुल सही बताया था बेटा आपने, ये हो गया। दूसरा हो गया ग्रेविटेशन, फिर हो गया, ये क्या हुआ, ये बताओ, कौन कौन से हुए? strong, सर strong स्ट्रॉन्ग nuclear न्यूक्लियर force, फोर्स। weak, strong, ये हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यस सर। देखो, अगर सब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से भी अंदर जाके अगर बात करें तो वो वीक हो जाते हैं फोर्सेस, बट अगर न्यूक्लियस लेवल में हम हैं तो उनको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये याद रखेंगे। ज्यादा छोटे लेवल पे चले गए तो वीक आएंगे, ये याद रखना। ऐसा नहीं सोचे कि बिल्कुल न्यूक्लियस से भी अंदर चले गए तो और स्ट्रॉन्ग होंगे फोर्सेस, ऐसा नहीं होगा, बस ये चीज आप याद रखना। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो ये बताओ, हैंड रेज करो, मैं आंसर, लेकिन अभी नए लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, सब लोग हैंड रेज करो जिन जिनको भी आंसर बताना है। अर्पिता आप बताओ बेटा, अर्पिता मनकोटिया। sir gravitational force, वीकेस्ट, ओके, ठीक है, ये आपने बताया कि ये वीकेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद इनको इनको है ना ABCD, स्ट्रॉन्ग टू वीक में अरेंज करेंगे, बताओ इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, ये बताओ कोई। अंजनी, आप अंजनी बताओ, अंजनी कपूर। strong nuclear force, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया सी, है ना, इससे कम बताओ, अब इससे हल्का कौन होगा? स्नेह, आप बताओ, स्नेह सुमन। निशा आप बता दो, इशिता आप बता दो। force, हाँ, स्नेह आप बता रहे थे बेटा, बताओ दोबारा से। sir weak nuclear force, अच्छा, इसके बाद डी आएगा, ठीक है। उसके बाद अब इशिता आप बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर बी। तो इन्होंने बताया वीकेस्ट का मतलब हो गया हमारा ग्रेविटेशन, और स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये ऑर्डर सही है? अगर किसी को गलत लगता है तो हैंड रेज करो, वैसे बताओ, माइक ऑन करके बताओ, यस हैंड रेज के। सही है ऑर्डर? नो सर। क्या क्या चेंज करे बेटा? सर पहले में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, दूसरे में
ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तीसरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, चौथे में होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि इसके आगे वीक लिखा है तो ये सबसे वीकेस्ट होगा। ठीक, कोई बात नहीं, अभी देखेंगे बेटा। आप थोड़ा सा गलत हो तो अभी देखो अगले स्लाइड पे मैं बताऊंगा वैल्यूज, तो आप इनको याद रख लेना। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स है, देखो फर्स्ट में तो फोर्स का नाम आ गया, दूसरे में इसकी स्ट्रेंथ आ गई, तीसरे में कितनी रेंज तक काम करेगा और किन के बीच में ऑपरेट करेगा। तो कोई भी मास अगर हुआ, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यानी कि कोई भी अगर मास है तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना। और उसका स्ट्रेंथ क्या है, ये छोटा है, इनमें से छोटा कौन सा है ये बताओ, ये इसमें से और सेकंड में से छोटी वैल्यू कौन सी है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स। सर फर्स्ट वाली ग्रेविटेशन। कि अगर Yes, sir. अगर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अगर पावर में वैल्यूज ज्यादा है, नेगेटिव पावर में वैल्यू ज्यादा है, तो यानी वो वैल्यू छोटी है। ये आप सबको पता है ना। यस Yes, सर। sir. यस ठीक सर। है, वेरी Yes, गुड। sir. तो 10 to the power minus 39 is less than ग्रेविटेशन। 10 to the power minus 13। तो ये आपको पता है, वेरी गुड। तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ है 10 to the power minus 13। फिर आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 to the power minus 2, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आया, इसको 1 ले लिया। तो हम कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारा ऑर्डर था, आपने क्या बताया था बेटा, वीक लास्ट में आएगा। कहाँ गए जिन्होंने नो बताया सर। था कि ऑर्डर गलत है। नहीं, एक स्टूडेंट ने बताया था ना, आप अनम्यूट करके बताइए बेटा। जी, एक स्टूडेंट ने, आपने नाम याद नहीं है मेरे को, भूल गया मैं, किसने बताया था कि ये वाला ऑर्डर गलत है, वीक बाद में, वीक लास्ट में आएगा। शायद ड्रॉप हो गया कॉल से, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर भी सही नहीं है हमारा, CDAB, बट हमारा आंसर सही है। जो आंसर इन्होंने दिया था कि इनमें से रिलेटिवली वीकेस्ट कौन सा होगा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन सबसे हल्का होगा 10 to the power minus 39। और लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होगा, बट इन दोनों में कंफ्यूजन है कि वीक की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर EM की। तो इसका राइट ऑर्डर जो है वो ये रहेगा बेटा, देख लो आप लोग सब, C स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके बाद A, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद B। देखो CADB, लेकिन हमने CDBA कर दिया, CDAB कर दिया, तो ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट अमंग द गिवन फोर्सेस। कंफ्यूजन है किसी को तो हैंड रेज कीजिए। ठीक, इसी तरह आपको डाउट है क्या। नो सर, सर नहीं, नहीं सॉरी सर। कोई नहीं, सॉरी नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो भूल जाते हैं हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। अब आएगी बात कंजर्वेशन लॉज की। देखो हमने फंडामेंटल फोर्सेस देख लिए कि फंडामेंटल फोर्सेस 4 होते हैं और उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ्स भी देख लिए। अब बताइए कंजर्वेशन लॉज के बारे में, बताओ जिसको जो याद है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और बताइए। लॉज ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन लॉज ऑफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, चार्ज, सर और बताइए। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और बताइए। इसके लॉ अलावा ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास लिख लिया बेटा, और बताइए। इसके अलावा किसी को याद है कुछ। काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिले हैं मेरे को यार, तुम लोग सही में जानते हो चीजें, आपको याद है, वेरी गुड। कुछ कर निकलोगे, कुछ एग्जाम निकाल लोगे तुम लोग, मुझे लग रहा है। बट असाइनमेंट्स करते रहना बस हमारे साथ। हाँ संतोष वर्मा, बेटा बोलो। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ ये लिख दिया बेटा मैंने, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी तरह आपको कोई ऐड करना है, आयुष, अंकिता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ बेटा, वो मोमेंटम आ गया ना, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, LMAM मैंने लिख दिया था इसको।
conservation of mass energy. मास एंड एनर्जी, ओके, एनर्जी और मास हाँ अलग अलग से होंगे बेटा, ठीक है, मोस्टली यही है, आपने सब बता दिया इसलिए आपको याद नहीं आ रहा, बट इट्स वेरी गुड कि आप लोगों ने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई बोल रहा था कुछ, सानिया आप बोल रहे थे शायद बेटा। कंजर्वेशन ऑफ कोलिजन। कोलिजन में मोमेंटम ही कंजर्व होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम। चलो ये हम बाद में पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी किसी ने बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये सबने बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सबने बोला था, मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये कोई बताएगा क्या होता है? ठीक है, मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये किसने बताई थी ये इक्वेशन? Albert Einstein. ठीक है, सब लोगों को पता है। अब ये बताओ इसमें ई क्या है? Sir, equivalent. एनर्जी। Energy. एन क्या है? Mass. सी क्या है? Velocity. Speed. Speed of light. इन बिल्कुल, ये पूरी बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। स्पीड ऑफ लाइट हम कहीं नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन बोथ द, है ना, एयर में और वैक्यूम में ज्यादा फर्क नहीं रहता। और इसकी वैल्यू भी कोई बता देगा मेरे को? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 3 multiplied 10 raised to power 8 minutes sec. यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सही लिखा क्या? हाँ ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है बेटा। और हम लोग देखो, हम अगर मैं यहाँ से आपके घर आने की कोशिश करूं कि बेटा आज मैं आपके घर आ रहा हूँ, मैं आपके घर आपको आगे पढ़ा के जाऊंगा, तो मुझे आने में लगेगी 8 से 10 घंटे लग जाएंगे सिर्फ 500 किलोमीटर आने में, और लाइट को सिर्फ 1 सेकंड लगती है 3 लाख किलोमीटर जाने में, तो ये बहुत फास्ट स्पीड होती है, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन थी E=mc², इसी को बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मोटा मोटा याद रखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे आपसे हो भी जाएंगे, आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको बस मोटा मोटा याद रखेंगे और कोई नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं, आप लोगों को सब याद है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब बात आई थी एंगुलर मोमेंटम की भी, तो ये जो है एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है, दैट इज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का ही। अगर हम बोल देते हैं कि कंजर्वेशन हो रहा है किसका? लीनियर मोमेंटम का, तो इट डायरेक्टली इंप्लाइज ऑल्सो कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब ये इसी का इंटरप्रिटेशन है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन इज डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम सिर्फ ये बात बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वो पर्याप्त है कि मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। चलो अब एक एक करके इनको देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बेटा, ये एक बॉल है, तो देखो ये पॉइंट 1 पे थी, फिर पॉइंट 2 पे आई, ओके। तो पॉइंट 1 पे इसकी टोटल एनर्जी जो थी, उसमें एक पार्ट था पोटेंशियल एनर्जी का, जो यू से बताया, और एक था काइनेटिक एनर्जी, जिसको के आई से लिख दिया। जब वो नीचे गिरी, यानी कि ग्रेविटी हमारा नीचे नीचे ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे बॉल आई, और उसकी फाइनल एनर्जी जो थी ई एफ, वो यू एफ पोटेंशियल एनर्जी और के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई। तो हमारा लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से क्या आया कि जो एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट 2, तो यानी इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो है ना, तो क्या हो रहा होगा आप बताइए कि पॉइंट 1 पे यानी पॉइंट आई जो था उस पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी? तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, ये बताओ कि पॉइंट 1 पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि पॉइंट 2 पे ज्यादा है? सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम। यू, ये इनमें से देखो 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यू आई इज लेस देन यू एफ या फिर यू आई इज ग्रेटर देन यू एफ, इनमें से कौन सी चीज सही है? कंचन बताओ।
0.1 पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, निशा आप बताओ, आपको क्या लगता है? सर 0.1 पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, रितिका आप बताओ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनको लगता है कि 0.1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी, ये वाली बात सही है। ठीक है, तो देखो अब मैं समझाता हूँ, जो जो नहीं बता पाए उनके लिए बताता हूँ। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि 0.1 पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। सपोज करो आप छत पे लेके एक बॉल को छत पे लेके चले गए, आप इमेजिन करते रहिए साथ में। उस बॉल को अपने अपने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, जैसे मैंने इस माउस को पकड़ा है, आपने उस बॉल को पकड़ा हुआ है, ठीक। अब ये रेस्ट पे है ये बॉल, ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हुई क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। बट ये हमने कुछ ऊंचाई पे पकड़ रखी है, तो वो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, mgh, है ना। जितनी हाइट ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। मास तो इसका फिक्स है, इस बॉल का मास तो फिक्स है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, छत पे रहे चाहे नीचे रहे फर्श पे, तो उसका मास तो फिक्स ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं होगा बॉल का। और जी हमारा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बात आ गई सिर्फ एच की, U इक्वल्स टू mgh। तो सिर्फ एच ही बच गया। अगर हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो ज्यादा या कम? ज्यादा, ठीक है। ज्यादा। तो अगर हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा। तो अब देखो ऊंचाई पे कौन है, 0.1 है ऊंचाई पे या 0.2 है? 0.1। So 0.1. तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ज्यादा? 0.1 पॉइंट ज्यादा। ये बात बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी बताई बेटा वेरी गुड, आपने सही बताई। और काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ जीरो मान ले कि बॉल रेस्ट पे थी, तो और वो नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी नीचे गिरते टाइम बढ़ेगी कि घटती चली जाएगी? बताओ कंचन। सर बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है जी, एक्सेलरेशन जी लग रहा है उस पे हमेशा। तो यहाँ पे 0.2 पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी और 0.1 पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। बट इनका सम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि देयर इज एन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी गोइंग ऑन व्हेन द बॉल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.1 एंड रीचिंग 0.2। तो इनके बीच में एनर्जी इंटर कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो हमारी पोटेंशियल था, यानी हमारी जो ऊंचाई की वजह से उसमें एनर्जी थी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी mgh, वो कन्वर्ट किस में हो गई, हाफ mv स्क्वायर में। पोटेंशियल ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। तो ये एनर्जी धीरे धीरे उसकी स्पीड, उसका जो वेलोसिटी थी वो बढ़ा दी और उसकी हाइट कम हो गई, समझे। तो ये हो गया कंजर्वेशन लॉ। किसी को डाउट है तो हाथ रेज करो बेटा। डाउट तो होगा, आप हाथ नहीं रेज कर रहे, कुछ लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। मुझे पूरा डाउट है कि उन लोगों को डाउट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ना मैं हाथ रेज ही नहीं कराऊंगा, मैं सीधा नाम लूंगा फिर पूछूंगा, ठीक है। चलो हाँ अब देखो कोई भी स्टूडेंट मेरे को ये बताओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक तो चीज ये हो गई, और दूसरा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें डिफरेंस क्या है? सेम बॉल है, 0.1 पे थी 0.2 पे आई, बट कुछ डिफरेंस है, वो बताओ क्या डिफरेंस है। ये रहा भाई डिफरेंस लिखा हुआ है। चलो समझ नहीं आया, अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक बॉल है ये, ठीक है, मैं इसको आपकी तरफ पूरे पावर से फेंकता हूँ तो क्या होगा? क्या ये साउंड भी करेगी? यस करेगी। कई बार आपने फील भी किया होगा कि कई लोग, जैसे हम खेलते होते थे छोटे थे, कि बॉल एक दूसरे को मार मार के खेलते थे, तो कई बार ऐसा नहीं होता था कि यार बिल्कुल कान को टच होके गई है, होता था ना कि एकदम शू करके गई, Yes, तो क्या वो sir. आवाज नहीं कर रही होती है? यस है ना। Yes, sir. अच्छा, और अगर सर। कई बार हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। देखो जब वेलोसिटीज कम होंगी तो हीट इतनी कंसिडरेबल फील नहीं होती हमें कि प्रोड्यूस हुई है, बट हो सकती है ना। बॉल के केस में हमें नहीं पता चलेगा कि हीट प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई, बट अगर किसी चीज को हम लाइक बार बार गिराएं, कई बार आपने देखा होगा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी ऐसे मसाला कूटने वाली चीज देखी है? आपके साइड क्या बोलते हैं उसको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. है ना।
हाँ, तो अगर वो चीज लोहे की है और उसको हम बार बार उसमें कुछ चीज कूट रहे हैं तो लास्ट में क्या पता चलता है कि वो थोड़ा गर्म भी हो जाता है यस सर। ना। Yes. तो जो एनर्जी थी वो कहाँ गई, हीट में भी डेवलप हुई ना वहां पे, क्योंकि वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है इसलिए हमें लग रहा है कि यार हीट तो हो रही है ना। यस सर। और एक लाइट का भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। सपोज करो जो हमारे नदियों में मिलते हैं चकमक पत्थर भी होता है या कुछ अलग से पत्थर, अगर मान लो कि बॉल की जगह वो पत्थर है, ठीक है, और वो जाके नीचे चट्टान पे गिरता है तो वो ऐसे चिंगारी भी करता है ना प्रोड्यूस कई बार यस एक दूसरे यस सर। एक दूसरे Sir. तो उसमें उसमें हमें लाइट भी दिख गई कि बेटा लाइट भी प्रोड्यूस हुई है। तो अगर हम इन सब एनर्जीज को लाइक साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी और लाइट से जो प्रोड्यूस एनर्जी, इन सब को भी ऐड कर लें किसमें किसमें काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि अगर ये करें कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वन इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू प्लस क्या, प्लस ऑल दीज एनर्जीज एट पॉइंट टू, है ना। इन दोनों ये सारा का सारा सम किसके बराबर होगा, पॉइंट वन पे पोटेंशियल, यानी कि ये वाली पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट वन में थी ये इक्वल होगी किसके, दिस एनर्जी प्लस ऑल दीज एनर्जीज, ठीक है। तो अगर हम इन सबको भी इंक्लूड करें, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, तो हम बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है टोटल। और अगर इनको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो हमारी बात होगी सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम पोटेंशियल और काइनेटिक की बात कर रहे हैं। समझ गए बेटा। Yes, sir. यस सर। अच्छा चलो, अच्छा एक चीज और भी लिखी हुई है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है, लाइट के बाद एक्सेट्रा लिखा है, कोई मेरे को ऐड कराएगा कि इनके अलावा क्या हो सकता है। जो मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, जो ये लिखा हुआ है ये बताओ, साउंड हो सकती है, हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, मैंने आपको बताया एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है, यानी इनके अलावा भी कुछ हो सकता है। कोई मेरे को बताएगा क्या हो सकता है, रैंडमली बोलिए, माइक ऑन कीजिए, सीधा बताइए। इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक, ग्रेट बेटा, किसने बोला इलेक्ट्रिक हो सकता है। हाँ, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और मैग्नेटिक भी हो सकता है। देखो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे अगर आपने 12th में स्टार्ट किया होगा, मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहे हैं तो वहां भी एक पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, तो उसको ईएम पोटेंशियल बोल देंगे, है ना। ये हमारी कौन सी पोटेंशियल है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जहां हम ग्रेविटेशनल लिख नहीं रहे बट हमें पता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जी है, तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। बट अगर यहाँ कोई और फील्ड होगा ग्रेविटी फील्ड के अलावा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में भी एक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, वो भी यहाँ ऐड हो जाएगी। ठीक है बेटा। यस ठीक है। अब कंजर्वेशन लॉज में एक और चीज आई कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें मास कंजर्वेशन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 11th में कि हम उसको इक्वेशन को बैलेंस करते होते थे, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस करी है ना। Yes, sir. यस सर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द रिएक्टिंग इक्वेशन वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं है, कोई इसको बैलेंस कराएगा, इस इक्वेशन को बैलेंस कराओ बेटा, ये बैलेंस्ड है या नहीं है। सर नहीं है। हाँ बैलेंस कराओ बेटा, नहीं है बैलेंस। निशा आप करा दो बेटा, कोई भी करा दो। बताओ कहाँ पे क्या लिखूं। सर 2H2 ठीक है, ठीक है अब Yes, sir. ठीक है ना, अब ये Yes. बैलेंस होगी। तो Yes, हम sir. हमें क्या है कि जो रिएक्टेंट्स थे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन और वो फाइनल प्रोडक्ट्स के बराबर, उनका मास बराबर रहेगा। तो ये हमने ऑब्जर्व किया और यही एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हमारा मास कंजर्व रहेगा। ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम आया, तो दोनों मिलके क्या हुए 36 ग्राम डेवलप हो गया। दोनों इक्वेट है ना, 4 प्लस 32 6 36, इनका मोलिकुलर मास है ना। ठीक है, ठीक है बेटा, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है। मैं चाहता हूँ ये कवर करा दूं आपको, ये वाला एटलीस्ट। ठीक है। और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये तो हमने आइंस्टीन साहब के बारे में बात कर ली थी कि इक्वल्स टू mc स्क्वायर, इन्होंने बता दिया, ये आप सबने बहुत अच्छे से मेरे को बताया था। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir.
अब Yes, देखो, sir. अब देखो हम दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कि सर एक बार तो आप बोल रहे हो कि मास कंजर्व रहेगा, एक बार आप बोल रहे हो कि एनर्जी में कन्वर्ट भी हो सकता है मास, यानी कि शुरू में जो रिएक्टेंट्स थे और फाइनल प्रोडक्ट्स है उनका मास कम हो सकता है, वो कब होगा? कब होगा बेटा? सर मास बढ़ जाए। मास बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा होगा, जब हमारा न्यूक्लियस है या तो वो डिवाइड करेगा यानी न्यूक्लियर फिजन हो गया, या फिर कोई दो न्यूक्लियस थे वो मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना लिया, जैसा कि हमारा किस में हो रहा है, किस में हो रहा है बेटा? सन में हो रहा है न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन सॉरी, कि दो दो हीलियम थे मिलके हाइड्रोजन बना दिया, तो वो तो न्यूक्लियर फिजन है, समझे? हाँ, तो ये सब रिएक्शंस जो है न्यूक्लियर Yes, sir. रिएक्शंस, इन सब में मिलके इन सब के अंदर ये वाली एनर्जी मास इक्विवेलेंस की बात होगी, तो इनमें एक एनर्जी फैक्टर भी आएगा कि मास था वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इन्होंने एक डिस्कवरी करी कि भाई ऐसा होता है और ये लिख दिया E=mc², बट ये हमेशा नहीं होगा, ज्यादातर हमें ये देखने को मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ये वाली रिएक्शंस जो है Yes. न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ही ऑब्जर्व होती है, बहुत कंट्रोल्ड कंडीशंस में, तो हमें मैक्सिमम डेली लाइफ में ये चीज नहीं देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी ये वाली चीज। बट दोनों ही लॉज हैं और दोनों ही सही है आप अपनी जगह पे। ठीक है बेटा, Yes, sir. अभी तक Yes, किसी को sir. डाउट है कोई? यस सर। चलो कर लेते नो हैं, सर। कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम को बोलेंगे P=mv, ये याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी देखो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल होंगे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो इस लॉ को बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेम है बेटा, जैसे एनर्जी कंजर्व थी ऐसे ही मोमेंटम कंजर्व्ड है। मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? वेग, mv। The mass velocity. मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप लोग हिंदी से पढ़े हो क्या? No, sir. अच्छा, सब इंग्लिश से पढ़े, बहुत सही बेटा। हमारे आप सर संवेग। समवेग, हाँ सर समवेग, हिंदी में समवेग भी बोलते हैं पढ़े। बेटा, समवेग। हाँ, कुछ बच्चे होंगे शायद हिंदी वाले भी, Yes, sir. है ना? समवेग, समवेग, Yes, sir. समवेग बोलते हैं। ठीक है, तो समवेग जो है हमारे संघटक, संघटक बोलते हैं ना कोलिजन को। यस। हाँ, अभी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है, जो हमारा संवेग है संगठन के पहले वो बाद में बराबर रहेगा, द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये वाला लॉ है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बस इतनी सी बात है। चलो, अब ये क्वेश्चन है, ये करते हैं और निकलते हैं बेटा। अरे बताओ, हैंड रेज करो, आंसर पूछूंगा। इनमें से कौन सा कंजर्वेशन लॉ नहीं है? So law of conservation of electric current. ये देखो, ये रूल तोड़ दिए क्लास के सब लोगों ने मिलके, आंसर पता चला नहीं और रूल टूटते चले गए। कोई बात नहीं, ठीक है, अब सब लोग बता दो जिन जिनको आंसर पता है। अब आंसर तो पता ही चल गया। Law of ए है conservation. क्या? यस और नो में बोलना, या यस और नो में बोलना। ए है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन लॉ है Sir. Yes, sir. लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, यस। Yes, sir. Sir. ठीक है। Yes, लॉ ऑफ Sir. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, Yes, sir. Yes, sir. Sir. ये होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. ये नहीं होगा। अच्छा, इसको काट के करंट को मैं चार्ज कर दूं सर होगा फिर। होगा। होगा। तो ये चीज याद रखेंगे कि करंट कंजर्व नहीं होता बट चार्ज Charge कंजर्व होता है। चार्ज होता है। ये कुछ ऐसा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये कैसी सी बात हो गई अगर ऐसे चार्ज वाले टर्म में समझ नहीं आ रहा। चार्ज को हमें ना, चार्ज के बराबर की चीज काइनेटिक्स में होती है मास, ठीक है, और करंट के बराबर की चीज होती है वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो होता है ना,
sir. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी होता है, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी जैसी कोई चीज होती है क्या? नो सर। नहीं। No, sir. नो सर। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट भी नहीं होता है। तो ये करंट जो है उसको आप वेलोसिटी जैसे समझो, ये दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो करंट है, और मास अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी है। ओके सर। यस ठीक है सर। बेटा, यस तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, कल मिलेंगे अब आपसे बेटा। जिनको डाउट है वो रुक जाइए, बाकी लोग ड्रॉप कर सकते हैं। यस सर। जिन ने भी ऑप्शन डी दिया था दैट वाज द राइट आंसर, मैक्सिमम लोगों ने दिया। बहुत अच्छा लगा, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सही है, गुड। ठीक है, अब डाउट वाले रुक जाइए, हैंड रेज कर लीजिए, बाकी लोग ड्रॉप कर सकते हैं। शालिनी बेटा आपको डाउट है, पूछिए। राशि आप पूछ लीजिए। ये सर जो हमारा कल टेस्ट होगा संडे को वीकली टेस्ट, वो किस तरह से होगा? बेटा उसका आपको ना कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है आलम सर हैं वो बताएंगे। उसका सिलेबस रहता है, बट आप जो है सिलेबस मेरे साथ तो अभी शेयर नहीं है, शायद मैं देखूंगा, बट जो टेस्ट है उसमें सिलेबस मोस्टली वही रहेगा जो हम लोग कवर कराते रहेंगे आपको। ठीक है, सर और मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी सभी स्टूडेंट्स से कि आपको चाहे आए या ना आए, या आपको लगे कि ये मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट आप लोग टेस्ट देने जरूर जाइए। टेस्ट, हर एक टेस्ट देना है, टेस्ट मिस मत करना। मैं बोल रहा हूँ आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लोग टेस्ट देते रहे और करते रहे मेहनत, तो सिलेक्शन इज फॉर श्योर। ठीक है बेटा, ओके। ये स्किप मत करना है किसी भी कंडीशन। जितने भी अच्छे बच्चे यहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और आप लोग प्लीज प्लीज टेस्ट स्किप मत करना, चाहे आपके 0 मार्क्स आए, चाहे आपके नेगेटिव में मार्क्स आए, बट आपको टेस्ट स्किप नहीं करने हैं। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, अब ड्रॉप करते हैं सब लोग। पायल आपको डाउट है क्या कोई? सर कल होगा Thank टेस्ट? बेटा ये सब चीजें आप व्हाट्सएप जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनसे पूछिए बेटा, मेरे को अभी पता नहीं इसके बारे में। ओके सर। ओके सर। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं ड्रॉप मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में। ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, तो ड्रॉप करें फिर अभी? यस सर थैंक यस सर, थैंक ठीक है जी, ठीक है, बाय बाय बेटा, फिर मिलते हैं। ओके, बाय यू। सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।